रिसोर्सेज चैप्टर सेकंड क्लास 8। नेचुरल रिसोर्सेज ये क्या है? हमें नेचर के द्वारा दिए गए गिफ्ट हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, सॉयल, वेजिटेशन और मिनरल्स। ये जो रिसोर्सेज हैं इन्हें हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसके लिए ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है। इसे कंसीडर करते हैं कि ये बेस है हमारी स्ट्रेंथ का, हमें ताकत देता है, हमें सक्सेस बनाता है हमारे देश को। तो इस चैप्टर में हम कुछ टाइटल्स के अंडर इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहला लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है लैंड रिसोर्सेज। कहता है कि मैन जो भी अपनी चीज़ों के लिए ज़रूरत, कहता है कि मैन हैड बीन यूजिंग लैंड फॉर हिज नीड्स सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन यानी शुरुआत। इंसान जो है वो शुरुआत में कुछ ही चीज़ों का इस्तेमाल किया करता था। जो लैंड है उसका इस्तेमाल किया जाता था स्पेशल पर्पस से। इंसान की ज़िंदगी में ज़मीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो इन्हें लैंड का इस्तेमाल किया करता था अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए। इंसान जो है वो डिपेंड करता है लैंड के लिए ताकि वो अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा कर सके। वो लैंड का इस्तेमाल करता है इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 29% जो है वो अर्थ है और 71% वाटर है। जो 29% पार्ट है अर्थ का वो आगे अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। उसमें जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, और इंसान जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है वो अलग अलग लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग करता है। जो माउंटेन रीजन्स है, कहते हैं द माउंटेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट मच सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। यानी हमारे रहने के लिए माउंटेन एरिया ज़्यादा सुटेबल नहीं है। और दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन है वो प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि प्लेन एरिया में खेती ज़्यादा की जा सकती है। प्लेन एरिया में हम ज़्यादा साधन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के जुटा सकते हैं। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसका एक बड़ा साइज़ ही इसका खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इसका जो एरिया है वो है 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा 30% एरिया जो है इंडिया का वो माउंटेन्स है, और इन माउंटेन्स को हम स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि इन माउंटेन्स में बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और माउंटेन्स जो हैं वो अपनी सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं। और जो प्लेट्यूज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 27% है टोटल एरिया का। और हमें यहाँ पर प्लेट्यूज में भी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेंगे। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। इनका इस्तेमाल खेती करने के लिए भी किया जाता है। और जो प्लेन एरिया है उसे तो जाना ही खेती करने के लिए और पॉपुलेशन के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और खेती भी बहुत की जाती है। 43% जो एरिया है वो हमारा प्लेन एरिया कवर्ड है। ये जो प्लेन है वो पूरी करता है क्या? ज़रूरतें इंसान की। अगर हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेजिटेशन जो है वो प्लेन एरिया में ही वैल्यूएबल है। एग्रीकल्चर जो है वो उसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं लैंड के, जिसमें से लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह की धरती होगी उसी के हिसाब से उसमें खेती की जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं लैंड के यूजेस क्या क्या हैं। जो लैंड है उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए आपको एक ये चार्ट बनाकर दिखाया गया। लैंड अंडर फॉरेस्ट, नेट सोन एरिया, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फैलो लैंड, कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, लैंड अंडर पैस्चर लैंड। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट भी बनाकर दिखाया गया है, कितना कितना परसेंट एरिया हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। 22.2% यानी लगभग 23% टोटल एरिया जो लैंड का है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। ये फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी घने हैं। इंडिया इस एरिया में शुड बी 33%,
33% जो है इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का इतना परसेंट है। जो प्लांटेशन है ट्री की वो लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा की जाती है, बट इनको काटा भी जाता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाए हैं जिसमें पेड़ों को काटना बैन किया गया है। 46% टोटल एरिया जो है वो नेट सोन यानी बिजाई एरिया है, जहां पर खेती की जाती है और फसल लगाई जाती है। ये जो है बेस है, धरती बेस है हमारी खेती का। अगर ज़मीन नहीं होगी तो खेती नहीं की जा सकती। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इज नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और जो ज़मीन खेती के लिए अवेलेबल नहीं है उसको एग्रीकल्चर पर्पस से नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। जहाँ आपके घर बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो ये जो लैंड है वहाँ पर सेटलमेंट कवर है। यहाँ पर सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं। उसके बाद आपको ये मैप दिया हुआ है लैंड यूज़ के अकॉर्डिंग कहाँ क्या यूज़ हो रही है। रोड बने हुए हैं, रेलवे, रिवर, लेक्स, कैनल। उसके अलावा जो कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूट्स की वो 14% है टोटल लैंड एरिया का। इसमें ना बैरन लैंड भी आती है। बैरन क्या होता है? बंजर ज़मीन, जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। उसके बाद आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड जो है वो 8% है, 8% टोटल एरिया का कंट्री की। ये जो लैंड है इसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है, बट खेती करने के बाद इसकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए 1 से 5 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जब हम इसको खाली छोड़ेंगे खेती करने के बाद, तो उसमें जो फर्टिलिटी है फिर से इम्प्रूव होने लग जाती है। कल्टीवेबल जो वेस्ट लैंड है वो सिटेबल रहती है खेती के लिए, बट कुछ कारणों से वहाँ पर खेती नहीं की जा रही होती। कई बार वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ शायद पानी करके ना की जा रही हो, वहाँ पर पानी खा रहा हो, मिट्टी एक जगह पर ना टिकती हो। उसके बाद कहते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि पानी ज़्यादातर भरा रहे, तो ऐसी जगह पर खेती नहीं की जा सकती। जो 5% टोटल लैंड एरिया है वो इसके अंडर आता है। प्लांट और पास्चर्स ये कवर करते हैं 4%। पास्चर्स का मतलब होता है हमारे पास चराई, मतलब जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। जो पैस्चर्स हैं इसे यूज़ किया जाता है पशुओं को चराने के लिए। जो आज का एरिया है पैस्चर का वो बहुत कम है। जैसे कि स्टेट में पंजाब, यहाँ पर ट्रेंड बना हुआ है कि पशुओं को चराना है ओपन एरिया में, बट अब जो ये ट्रेंड है वो कम होता चला जा रहा है। चारा उनके पास प्रोवाइड किया जाता है, ना कि चराने के लिए ले जाया जाता है। लैंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बट लिमिटेड रिसोर्स है। इस रिसोर्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, ये उतनी है। क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो इंडिया का एरिया है लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो अब इसको इंडिया के एरिया को तो इम्प्रूव करोगे नहीं ना, तो वो तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए बेस्ट वे यही है कि जितनी लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। किसके लिए? बिजाई के लिए। क्योंकि जब हमारे पास सॉइल अच्छी होगी ना, तो जो बीज है वो भी अच्छे से अंकुरित होंगे, प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये जो है रिन्यूएबल और अबायोटिक रिसोर्स है। इसमें हम ज़्यादातर अब क्या करने लगे हैं कि केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। बट अगर इसकी फर्टिलिटी को बनाए रखना है तो हमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जो सॉइल फॉर्मेशन है वो लगातार चलती है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इसे। जैसे कि जो देखो पत्थरों के टूटने से ही सॉइल बनी है, हमने लास्ट चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा। उसके अलावा वहाँ का क्लाइमेट भी इसको इफेक्ट करता है, प्लांट्स भी और बाकी क्रिएचर्स भी। और सॉइल की फॉर्मेशन के लिए टाइम भी ज़रूरी है। टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिट्टी बनाने के लिए। इंडिया जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल यानी जो है खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है, कृषि के लिए जाना जाता है। 65 to 70% पॉपुलेशन जो है वो खेती कर रही है। और अगर हम पंजाब की बात करें ना, तो 58% लोग खेती के काम में लगे हुए हैं। तो
सॉयल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और सॉयल हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की पाई जाती है। ये देखिए आपको बताया गया यहाँ सॉयल, एलुवियल सॉयल, डेजर्ट, लेटराइट, फॉरेस्ट सॉयल, रेड सॉयल एंड ब्लैक सॉयल। इनकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़नी शुरू करते हैं एलुवियल सॉयल से। एलुवियल सॉइल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 45% एरिया है कंट्री का। ये जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। मोस्टली ये जो मिट्टी है वो नदियों के द्वारा बहाव से ही आती है। छोटे छोटे कण मिट्टी के जब बाढ़ के साथ या पानी के साथ बहकर आते हैं आगे, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो जो सॉइल होती है ना वो फर्टाइल होती है। इस सॉइल को आगे दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एलुवियल सॉइल को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होती है खादर और दूसरी होती है भांगर। खादर जो है वो न्यूली डिपॉजिटेड सॉइल है, यानी जो अभी अभी जमा हुई है, जो मिट्टी अब आ रही है पानी के साथ इकट्ठी हो रही है फिलहाल, उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। और जो पुराने समय से इकट्ठी हो चुकी है ऑलरेडी एक जगह पर, उसे हम भांगर के नाम से जानते हैं। नॉर्थन प्लेन यानी जो अपना एरिया है ना प्लेन का, उसे एलुवियल सॉइल में जाना जाता है। नॉर्थन प्लेन्स इंडिया का मेनली एलुवियल सॉइल के लिए जाना जाता है। इन प्लेन्स को इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। और ये जो प्लेन है वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की द्वारा जो है वो आ रहा है पानी। और एक जगह पर देखो, जैसे अब नदियाँ बहती जा रही हैं, है ना, ये बह रही है, समुद्र में आके कहीं तो मिलेंगी, ये आके समुद्र में आके गिर रही हैं। जब ये गिरती हैं उस समय ये जो मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी लेकर आई हैं नदियाँ, ये जो है वो हमारे पास प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया कहते हैं, जिसे हम डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। कुछ इस तरीके की शेप में बना होता है, क्योंकि ये देखो यहाँ से नदियाँ इकट्ठी आई और एक जगह पर आकर गिर रही हैं, और ये जो मिट्टी यहाँ पर ये इकट्ठी हुई है ये सारी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद सेकंड जो सॉइल है वो हमारे पास वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का जो दूसरे नाम है, पहला है रेगर सॉइल और कॉटन सॉइल। दो नाम से ये जानी जाती है, रेगर सॉइल और कॉटन सॉइल, क्योंकि ये जो है बहुत ही सुटेबल है कॉटन को लगाने के लिए। ब्लैक सॉइल जो है वो इग्नियस रॉक्स के टूटने के कारण बनी है, और ये जो है इंडिया का 16.6% पार्ट जो है वो कवर करता है। ये जो टाइप है सॉइल की मेनली महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। ब्लैक सॉइल जो है वो अपने अंदर काफ़ी लंबे समय तक ह्यूमिडिटी, नमी को बनाए रखती है, और ये फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल है, यानी उपजाऊ मिट्टी है ये। इसमें अलग अलग तरह की फसलें लगाई जाती हैं, जैसे कि कॉटन, वीट, जवार, रेप सीड्स, इसका मतलब होता है तेल के जो बीज होते हैं, सरों के बीज जिसे हम कहेंगे, तंबाकू, सनफ्लावर, ये जो है इस मिट्टी में लगाए जाते हैं। उसके अलावा जुताई की हेल्प से जो चावल है और गन्ना है वो भी इस मिट्टी में लगाया जा सकता है। और ब्लैक सॉइल भी जो है खेती के लिए बहुत लाभदायक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल जो है वो 10.6% एरिया है। कंट्री में बात करें तो 10.6 एरिया में रेड सॉइल फैली हुई है। ये जो सॉइल है इसका नाम इसके रंग के कारण पड़ा है, इसका रंग लाल होता है, इसीलिए इसे रेड सॉइल कहा जाता है। जो इसका स्ट्रक्चर है, कलर है सॉइल का, वो डिपेंड करता है इसके पेरेंट रॉक पर, ये किस जो रॉक है, पत्थर है, किससे बन रही है। ये जो सॉइल होती है ना, इसके अंदर मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन, लाइम और ऑर्गेनिक तत्व नहीं होते। फसलों को उगाने के माध्यम से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, बट फर्टिलाइज़र और इरिगेशन फैसिलिटी की हेल्प से इसमें खेती की जा सकती है, इसको खेती के लिए बनाया जा सकता है। वीट, कॉटन, पल्सेस, पोटैटो, फ्रूट्स, ये सब इस मिट्टी में लगाया जा सकता है। ये जो मिट्टी है
ये हमारी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, असम, नागालैंड, मणिपुर, इन एरियाज़ में पाई जाती है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल। 90 to 100% जो है ये, वो ऑक्साइड ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीज से बनी हुई होती है। नॉर्मली ये जो सॉइल है वो ये वहाँ पाई जाती है जहाँ का टेम्परेचर बहुत होता है, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने के कारण इसमें जो मिट्टी के तत्व हैं वो मिट्टी से नीचे चले जाते हैं, फर्टाइल न्यूट्रिएंट सॉइल के नीचे हो जाते हैं। मीन्स अगर पानी आप इस मिट्टी में डालोगे ना तो पानी उस जगह पर रुकेगा नहीं, नीचे बह जाएगा, नीचे की लेयर्स में चला जाता है। ओनली द ऑक्साइड, सिर्फ ऑक्साइड बचते हैं लैंड पर। तो इस टाइप की सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल न्यूट्रिएंट की कमी है। बट कुछ फसलें जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोकोनट, वो इसमें लगाई जा सकती है फर्टिलाइज़र और इरिगेशन फैसिलिटी की हेल्प से। ये जो सॉइल है वो 7.5% है कंट्री में। और ये ईस्टर्न घाट, ये जो हमारा जैसे इंडिया है उसके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। इसके अलावा सतपुड़ा, मालवा प्लेट्यू, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, असम, इस जगह पर इस टाइप की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस टाइप ऑफ सॉइल। ये जो है फॉरेस्ट और माउंटेनियन स्लोप्स पर पाई जाती है। इस सॉइल में रिच इन ह्यूमस। अब यहाँ पर हम ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक तत्व इस मिट्टी में पाए जाते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है, जो अभी हमने बात की, जैसे ये इंडिया का नीचे हिस्सा ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट, तो ये जो सॉइल है यहाँ पर पाई जाती है। इस सॉइल में पोटेशियम की कमी होती है, पोटेशियम, फास्फोरस और लाइम की। फसलों को उगाने के लिए इस टाइप की सॉइल जो है, फर्टिलिटी सॉइल की बात करें, उन्हें फर्टिलाइज़र्स डालना पड़ता है। फर्टिलाइज़र की हेल्प से ही इसमें खेती की जा सकती है। इसके बाद आ जाते हैं हम डेजर्ट सॉइल पर। डेजर्ट सॉइल जो है वो जैसे अब इसके नाम से ही पता चलता है, डेजर्ट यानी राजस्थान में हमारे जो है डेजर्ट रेगिस्तान है, तो वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो कुछ एरिया हमारा राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, उसके अलावा कुछ हिस्सा गुजरात का, यहाँ पर ये जो है मिट्टी पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल जो है इसमें 4.3% जो है टोटल लैंड एरिया है कंट्री का। ये जो टाइप ऑफ सॉइल है इसमें वाटर रिटेंशन यानी पानी को रोक के रखने की क्षमता बहुत कम होती है। जो वाटर है वो जैसे ही आप डालोगे वैसे ही नीचे सीप जाएगा, इसीलिए जो फसलें हैं वो इसमें नहीं लगाई जा सकती। इसमें ओट्स, बाजरा, मेज़, पल्सेस इसे लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। इसमें वो फसलें लगाई जा सकती हैं जिस फसलों को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। जो पैचेज़ है राजस्थान के, वहाँ पर अब वाटर मिलने लग गया। पंजाब से जो कैनल्स निकल कर जाती हैं राजस्थान की तरफ, वहाँ पर अब पानी मिलता है, जिसके कारण अब वो फसलें लगाना पॉसिबल हो चुका है। एक्सेप्ट द मेंशन टाइप्स ऑफ सॉइल, ये जो हमने जितनी टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ी, इसके अलावा और भी सॉइल्स होती हैं, बट वो नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि मार्शी सॉइल, सैलाइन सॉइल, एल्कालाइन सॉइल, थेराई सॉइल। ये जो सॉइल है बहुत कम मात्रा में, नाम मात्र की होती है, इसीलिए इसको हम मेजर टाइप्स में नहीं पढ़ते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। अब सॉइल रिसोर्सेज की मेन प्रॉब्लम्स रहती क्या है? बिना रिसोर्स के इंसान की ज़िंदगी देखो अधूरी है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो इंसान क्या उगाएगा और क्या खाएगा? एग्रीकल्चर के लिए सॉइल की फर्टिलिटी का रहना भी ज़रूरी है। और सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, क्या कारण रहते हैं? सबसे पहले सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपनी जगह से हटना, रिडक्शन इन फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ क्षमता का कम होना,
सैंडी कंडीशनिंग, रेतीला होना, एसिडिटी, खारा होना मिट्टी का, नमक की मात्रा मतलब ज़्यादा होना, यूज़ ऑफ सॉइल बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, मिट्टी का यानी अगर हम खेती लगातार किए जा रहे हैं उसकी फर्टिलिटी एक दिन कम हो जाएगी। अगर आपको हम कहें बिना रेस्ट के आप काम करते रहो, आपने बैठना नहीं है तो आप थक जाओगे। इसी तरह से मिट्टी पे जब लगातार फसलें लगाई जाएंगी, उसको रेस्ट नहीं दिया जाएगा तो उसकी कैपेसिटी भी कम होगी। वाटर लॉगिंग, पानी का एक जगह पर रुक जाना, जहाँ पानी जल भराव हो जाता है वहाँ पर भी खेती अच्छे से नहीं की जा सकती। अब इसको सेव कैसे किया जा सकता है? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को बचाया कैसे जा सकता है? सॉइल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे रिसोर्सेज के लिए। इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए शेल्टर बेल्ट्स यानी नदी किनारे पेड़ लगा दो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अब खेतों के बीच में भी पेड़ लगाए होते हैं, वो इसलिए लगाए होते हैं क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं मजबूत होती हैं, वो मिट्टी को रोके रखती हैं एक जगह पर। बाढ़ को आने से रोकने के लिए डैम बना दिए जाएं, जिससे जो सॉइल है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अगर मेंटेन करते हो, अगर हमें फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करना है लंबे समय के लिए, तो मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ही बुद्धिमानी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल आपको दिखाए गए हैं आपके मैप में। जो येलो एरिया है ये हमारी माउंटेनियस सॉइल है। ग्रीन एरिया जो हमारे पास है एलुवियल सॉइल। उसके बाद जो ऑरेंज है, ऑरेंज सी शेड आपको दिख रही है, ये रेड है, ये रेड सॉइल है। और जो पिंक आपको दिख रहा है ये लेटराइट सॉइल है। और ये ग्रे शेड सारी आपकी ब्लैक सॉइल है। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हमारी कंट्री में पाई जाती हैं। इसके बाद थर्ड आ जाते हैं हम वाटर रिसोर्सेज पर। वाटर जो है ये भी हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स है। बिना पानी के तो हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच ही नहीं सकते। आपको क्लास लगाने के लिए कह दिया जाए और कहें कि बस क्लास लगानी है, पढ़ना है, तुमने कहीं नहीं जाना, पॉसिबल ही नहीं है कि बैठ जाओ। बीच में ज़रूर किसी ना किसी का क्वेश्चन आएगा कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, पानी पिए आए हम, है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो बिना पानी के हम नहीं रह सकते। अगर धरती पर जीवन है तो पानी के साथ ही है, और पानी का कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि पानी हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जैसे कि पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। 71% अर्थ पर वाटर है। हमारी अर्थ को वाटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो 97.2% ओशियन सी सॉल्टी लेक है, आइस 2.15 है, इसी तरह से आपके लेक्स, बायोस्फीयर टेम्परेचर और अंडरग्राउंड वाटर। इसके रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका अंडरग्राउंड वाटर कितने परसेंट है या आपकी आइस कितने परसेंट है। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद आते हैं यूज़ ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड। पानी का इस्तेमाल कहाँ एक्टिविटीज़ में हो रहा है। अबाउट 93.737% टोटल यूज़ वाटर जो है वो खेती के लिए किया जाता है। उसके अलावा पीने के लिए किया जाता है, गांव में सप्लाई की जाती है, टाउन सिटीज़ में 3.73%, इंडस्ट्रीज जनरेशन के लिए 1.26%। इसी तरह से वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, पशुओं के लिए हो गया, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए हो गया। इसके बाद सोर्स ऑफ वाटर फॉर मैन। अब हमारे पास पानी आएगा कहाँ से, कौन कौन से सोर्स हैं? सबसे पहले रेनफॉल, बारिश से, नदियों से, कैनल से, टैंक से, और अंडरग्राउंड वाटर है। बात करते हैं हम रेनफॉल वाटर्स की। रेनफॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर सप्लाई का। आज के समय में हम ट्यूबवेल्स बनाने लगे हैं, नई टेक्निक्स आ चुकी हैं। पुराने समय में खेती के लिए बारिश पे ही डिपेंड रहा जाता था। अगर आपने लगान मूवी देखी है ना, तो उसमें भी वो बारिश का इंतज़ार करते होते हैं कि बारिश आएगी, हमारी फसलों को पानी मिलेगा, फसलों को पानी मिलेगा, अच्छी फसल होगी तो हम कुछ पैसे कमा पाएंगे। तो बट कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर बारिश होती बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम होती है। जो एनुअल रेनफॉल है इंडिया में वो 118 सेंटीमीटर है। पूरा जो वाटर है नॉट यूज्ड बाय द मैन, इट्स percolates beneath the earth and contribute the underground water.
पानी रेनफॉल का हम पूरी तरह से बचा नहीं पाते। जो बारिश है उसी के कारण अंडरग्राउंड वाटर बचता है। बारिश आई, पानी कहाँ गया? ज़मीन में ही गया। तो धरती के अंदर पानी बचा रहता है। जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बारिश कम हो रही है। जैसे जैसे बारिश बढ़ेंगी वैसे वैसे जो है अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी अप होता जाएगा। उसके बाद रिवर स्ट्रीम्स ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। जो शुरुआत हुई थी रहने की लोगों की वो हमारी नदियों के सहारे ही हुई है। इंसानों ने नदियों के किनारे ही रहना शुरू किया था। ये जो रिवर्स थी, जो रिवर है हमारी, उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक आती है हमारी पैरेनियल रिवर्स और दूसरी आती है हमारी सीजनल रिवर। पैरेनियल रिवर वो रिवर होती हैं जो बर्फ़ के पिघलने के कारण जिनके अंदर पानी आता है। सीजनल रिवर वो होती हैं जिसमें बारिश का पानी आता है। अलग अलग जगह पर डैम बनाए गए हैं ताकि खुदाई करके भी उस पानी को, पानी जो बारिश का है उसको बचाया जा सके और उसे खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सके और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जो टैंक्स हैं वो मोस्टली उन एरियाज़ में है जहाँ पर पैरेनियल रिवर्स नहीं है, यानी नेचुरल रिवर्स नहीं है, जहाँ पर जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का वो बहुत कम होता चला जा रहा है। रेन वाटर को कलेक्ट करना होगा इन टैंक्स में ताकि ज़रूरत के समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। साउथ इंडिया में जो टैंक है वो मेन सोर्स है वाटर के लिए। कहोगे साउथ इंडिया में तो पानी पानी है, समुद्र पास में है, वो पानी खारा है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। एज वाटर हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। देखो हमें पता है कि पानी जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, तो इसको कंजर्व करना भी ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वाटर को कभी वेस्ट ना होना दिया जाए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ किया जाए। इरिगेशन जो है जब की जाती है पानी तभी दिया जाए जब ज़रूरत है। नए मेथड जैसे कि स्प्रिंकलर क्या होते हैं? कुछ इसी तरह के पाइप के साथ कनेक्शन दे दिया जाता है और इसके ऊपर एक टैप सी लगी होती है जो लगातार घूमती है और फव्वारों के रूप में इस तरह से पानी जो है वो खेतों में देती है। जो रेन वाटर है वो स्टोर किया जाता है डैम्स में ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। रेन वाटर का इस्तेमाल खेती के लिए भी किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, वाटर रिसाइकिल के लिए भी किया जाता है। उसके बाद सीवरेज का वाटर जो है उसको भी वाटर ट्रीटमेंट यानी पानी को सफाई करके खेती के लिए किया जा सकता है उसका इस्तेमाल। इन द एंड हम कह सकते हैं कि अगर हम पानी का सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे तो हमारी धरती पर पानी बचा रहेगा और सभी में जो पानी की कम होने की डर है वो नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता नेचुरल वेजिटेशन फ्री गिफ्ट है नेचर का, जो कैटेगराइज किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो डिपेंड करती है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, कौन कौन से फैक्टर हैं वहाँ पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जो क्लाइमेट है वो मेनली कॉम्बिनेशन रहता है ह्यूमिडिटी नमी का, वहाँ के टेम्परेचर का। जो वेजिटेशन है वो ग्रो होती है, डेवलप होती है ताकि वहाँ का टेम्परेचर बना रहे। फॉर एग्जांपल इन एरियाज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन डिफरेंट एरियाज़ में पाई जाती है। जो वेजिटेशन है वो मेनली डिपेंड करती है वहाँ की क्लाइमेट पर, सॉइल पर, वहाँ कितनी हाइट पर है हम सी लेवल से, उस पर डिपेंड करती है। नेचुरल वेजिटेशन जो है ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेस्ट विच फुलफिल न्यूमरस ह्यूमन नीड्स, जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है। लक्कड़ जिसका इस्तेमाल करते हैं हम फ्यूल के लिए, बहुत सारे फ्रूट्स, मेडिसिन्स, ये भी हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, या ये भी सब क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है। इन्हीं वेरिएशन के कारण टेम्परेचर की जो रेनफॉल है वो इंडिया में अलग अलग होती है। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की है। ये देखिए नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस, डेजर्ट फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट एंड डेल्टा फॉरेस्ट। बात करें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की, एवरग्रीन फॉरेस्ट इसके नाम से ही है जैसे कि ये पूरा साल हरे भरे रहते हैं। ये जो प्लांट्स हैं कभी अपने पत्ते नहीं ख़त्म करते, पत्ते नहीं झाड़ते। ये जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ये जो है वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स हमारे पास, ये हमारा वेस्ट एरिया है,
वेस्ट एरिया, ये हमारे पास क्या आ गए, वेस्टर्न घाट्स आ गए। और उसके अलावा वेस्ट बंगाल, असम, लोअर स्लोप हिमालय, तो यहाँ पर ये पाई जाती हैं। इसमें टीक, रोजवुड, इस तरह की जो लक्कड़ है वो भी देखने को मिलेगी आपको, जो पूरा साल हरी भरी रहती हैं। उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट, ये जो पेड़ है सीजन में सिर्फ एक बार अपने पत्तों को झाड़ते हैं, मतलब पतझड़ आता है। ये जो लीव्स हैं अपीयर होती हैं अगेन इन स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में फिर से आ जाती हैं। जो डिसीडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो साउथ इंडिया में पाई जाती है। ये जो फॉरेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है वुड के लिए। हमें यहाँ से साल, टीक, बैम्बूक, शीशम, खैर, इस तरह के जो लक्कड़ है, पेड़ हैं, वो देखने को यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, डेजर्ट वेजिटेशन। ये जो है वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। रेनफॉल कम होने के कारण ये जो वेजिटेशन है ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यहाँ पर एकेशिया, डेट, कैक्टस या कांटेदार जो पेड़ पौधे होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो इनकी लक्कड़ होती है, वुड जो होती है, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। उसके बाद आते हैं माउंटेनियस फॉरेस्ट। ये जो है वो स्लोप्स पर होती है। जो हिमालय स्लोप है कश्मीर से लेकर आसाम तक के, वो कवर्ड होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ के। जो वुड है इन ट्रीज़ में वो हाईली यूज़फुल, यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ जैसे कि पाइन, फिर, देवदार, ओक, चेस्टनट, मैपल, पोपलर, ये जो वुड है यहाँ पर पाई जाती हैं। ये जो है कॉस्टली भी होती है लकड़ और अच्छी क्वालिटी की भी होती है। इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्डिंग्स, रेल कोच, मैच बॉक्स, इनके लिए किया जाता है। और यहाँ पर हमें बहुत सारे फ्रूट्स भी मिलते हैं जैसे कि एप्पल, आलमंड, प्लम, चेस्टनट, तो ये फ्रूट वहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं डेल्टा टाइप ऑफ वेजिटेशन। ये जो है वो सी कोस्ट, ये समुद्र किनारे पाई जाती हैं। ये जो रिवर है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो नदियां हैं वो समुद्र में जाके गिरती है और जहाँ वो मिट्टी इकट्ठी हुई थी वो हमारा डेल्टा कहलाता है। ये जो वेजिटेशन है इसे हम डेल्टा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी कहते हैं। ये जो वेजिटेशन है वो अवेलेबल होती है डेल्टा पार्ट्स में, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो भी हमने पीछे पढ़ा। इसमें सुंदरी, नीम, पाम, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। सुंदरी वुड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन जो है वो इंसान को हेल्प करती है ज़रूरतें पूरा करने में। ये प्रोवाइड करती है फर्नीचर के अलग अलग इस्तेमाल करने के, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए कागज़, एडेसिव, लुब्रिकेंट्स, रबर, डाई, इन सब को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं हमें यहाँ पर। ये प्रोवाइड करती है नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करती है। वेजिटेशन जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती है और जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जो क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। ये जो फॉरेस्ट है इन्हें हम नेचुरल हैबिटेट के नाम से भी जानते हैं। इन क्रिएचर में बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल, ये सब इंक्लूड है। बड़े बड़े ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में बहुत सारे क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इंडिया में 80,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज जो एनिमल्स की पाई जाती हैं। एनिमल्स जैसे कि अगर मेन नाम बात करें हम, एलिफेंट, लायन, लेपर्ड, टाइगर, बियर, याक, राइनासोर, डियर, मंकी, इस तरह के जो एनिमल्स हैं यहाँ पाए जाते हैं। इसके एक्सेप्ट दीज, इनके अलावा स्क्विल, मोंगूस, टोर्टोइज और बहुत सारे स्नेक्स भी जो है वो यहाँ इंडिया में पाए जाते हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ जो है बर्ड्स की विंटर सीजन में कोल्ड रीजन से, साइबेरिया, चाइना से, वो विंटर में हमारे यहाँ आ जाती हैं। इन बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहते हैं। बहुत सारी टाइप्स ऑफ बर्ड जो हैं और फिशेस ये भी इंडिया में पाई जाती हैं, बट अब ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और इनको बचाया कैसे जा सकता है, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? इंसान ने लगातार शिकार किया है पशुओं का, पक्षियों का।
शायद इसी कारण जो नेचर है वो भी इंसानों को कहीं ना कहीं रिजल्ट बता रही है। बर्ड्स एंड एनिमल्स को अगर हम कहें कि हम मारते हैं किसी लिए आज के समय में, ताकि उनको खा सकें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है इंसान के लिए। बहुत सारे स्पीसीज एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और आज तक कुछ ख़त्म हो चुके हैं और कुछ आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। 1952 में इन सब को बचाने के लिए एक बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया जिसे कहा गया इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था। फिर टाइगर प्रोजेक्ट लगाया गया 1973 में, एलिफेंट प्रोजेक्ट लगाया गया 1992 में। ये वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया गया था। 1972 और 2002 में गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। एट प्रेजेंट 89 नेशनल पार्क्स हैं और 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हमारे लेवल पे बात करें, जो शिकार करते हैं पशु पक्षियों का, उसको हमें कम करना है। जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ की शुड नॉट बी कट, यानी नेचर को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है इसके लिए स्ट्रिक्टली रूल अप्लाई कर रही है और इसका साथ पब्लिक को भी देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, कंजर्व कैसे किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज को। इंसान को अगर रिसोर्सेज चाहिए रेगुलरली तो उन्हें केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। किसी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना। जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बात ध्यान रखना कि ये रिसोर्सेज आपके नहीं हैं, ये आपको आपके पूर्वजों ने दिए, नेचर ने उन्हें दिए, उन्होंने आपको दिए और आपको अगली आने वाली जनरेशन को देने हैं। आपको सिर्फ इस्तेमाल करने को दिए गए हैं। जो रियल कंजर्वेशन है ना रिसोर्सेज का, वो तभी होगा जब आप रिसोर्सेज को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करोगे, ना कि वेस्टेज करने के लिए। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में आप ये सब पढ़ चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज पढ़े हमने, उसके बाद सॉयल रिसोर्सेज पढ़े, टाइप्स किए उसके, फिर हमने वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन करे, टाइप्स करे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें समझ में आएगी, तभी हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इम्प्रूव करने की, एसएसटी में बहुत बच्चों को लगता है कि एसएसटी बोरिंग है, नहीं कर पाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि आप अपनी एसएसटी को हमारे साथ इम्प्रूव कर पाएँ, क्योंकि कई बार हम पढ़ नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा, बट सुन लेते हैं। तो इस तरह से भी हम चैप्टर को इन शॉर्ट समझ सकते हैं। और होप है कि एक बार नहीं तो फिर दूसरी बार में आप जब वीडियो सुनते हैं तो आपको चैप्टर याद हो जाएगा। तो हमें इम्प्रूव करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।